अक्सर जब दुनिया भर की अहम जानकारी या डेटा को सहेजने की बात आती है तो दिमाग में एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर उभरती है। एक केंद्रीय व्यवस्था की तस्वीर, राइट? बिल्कुल, एक ऐसी तस्वीर जहां मतलब एक सेंट्रल अथॉरिटी है, कोई एक एडमिनिस्ट्रेटर है जिसके पास सारी चाबियां हैं। एक बैंक का बही खाता हो या किसी बड़े सरकारी दफ्तर का फाइलिंग कैबिनेट, ये इसका एक सटीक उदाहरण है। हाँ, और अगर उस व्यवस्था में कुछ भी बदलना है तो वो मुख्य प्रशासक उसे आसानी से बदल देता है। एकदम सही। ये सीधा है, सरल है और सदियों से इसी मॉडल पर भरोसा किया जाता रहा है। लेकिन आज के इस विस्तृत विश्लेषण के लिए हमने ढेरों शोध पत्रों और तकनीकी नोट्स का जो पूरा पुलिंदा खंगाला है, उसका उद्देश्य इसी पुरानी सोच को चुनौती देना है। और ये बहुत जरूरी भी है, क्योंकि हम उन सतही बातों और चर्चाओं से बहुत आगे बढ़ने वाले हैं जो अक्सर इस विषय पर सुनने को मिलती है। हाँ, तो आज का हमारा मिशन इस मशीन के हुड के नीचे झांक कर देखना है कि सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस से डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन लेजर तक का ये तकनीकी सफर असल में काम कैसे करता है। बिल्कुल। सुनने वालों के लिए ये विश्लेषण बिना किसी तकनीकी बोझ के क्रिप्टोग्राफी और नेटवर्किंग के उन जटिल गणितीय आधारों को डिकोड करेगा जो इस पूरी व्यवस्था को चलाते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिशा है, क्योंकि देखिए, जब तक इस तकनीक के काम करने के तरीके और इसके आर्किटेक्चर को नहीं समझा जाता, तब तक इसके असली प्रभाव का आकलन करना लगभग असंभव है। सही कहा। एक पारंपरिक डेटाबेस, मतलब जैसे कि MySQL या ओरेकल ले लीजिए, वो मूल रूप से CRUD ऑपरेशंस पर काम करता है। CRUD। CRUD मतलब क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट। हाँ, बिल्कुल। यानी आप डेटा बना सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और सबसे अहम, डिलीट कर सकते हैं। ये प्रक्रिया बहुत तेज होती है। लेकिन इसी गति के पीछे एक बहुत बड़ी कमजोरी भी छिपी है। इस पूरी व्यवस्था में एक एडमिनिस्ट्रेटर के पास असीमित अधिकार होते हैं। तो अगर उस एडमिन का सिस्टम हैक हो जाए या वो व्यक्ति खुद बेईमान हो जाए तो पूरे डेटा से छेड़छाड़ की जा सकती है। इसे ही तकनीकी भाषा में सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर कहा जाता है। इस पुराने ढांचे में आपको एक ट्रस्टेड अथॉरिटी, मतलब एक भरोसेमंद संस्था पर आंख बंद करके विश्वास करना ही पड़ता है। अच्छा, आइए इसे थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। मैं सोच रहा था कि एक पारंपरिक डेटाबेस को एक ऐसे बही खाते की तरह देखा जा सकता है जिसे पेंसिल से लिखा गया है। बहुत बढ़िया एनालॉजी है ना? मतलब उस बही खाते को संभालने वाला अकाउंटेंट जब चाहे रबर उठा सकता है, किसी पुरानी एंट्री को मिटा सकता है और वहां कुछ नया लिख सकता है। पीछे कोई सुराग ही नहीं छूटता कि पहले वहां वास्तव में क्या लिखा था। एकदम सही। लेकिन हमारे स्रोतों के अनुसार ब्लॉकचेन की संरचना इसके बिल्कुल विपरीत दिशा में काम करती है। ये पूरी तरह से अपेंड ओनली मॉडल पर आधारित है। अपेंड ओनली मतलब सिर्फ आगे जोड़ा जा सकता है। हाँ, यानी ये एक ऐसा बही खाता है जिसे पत्थर पर उकेरा गया है। एक बार जो डेटा इसमें दर्ज हो गया, उसे किसी भी सूरत में मिटाया या बदला नहीं जा सकता। अरे वाह! और यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि इस अपेंड ओनली सिस्टम में गलतियों को सुधारने का तरीका ही बिल्कुल अलग है। तो अगर कोई गलत एंट्री हो जाए तो उसे डिलीट नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं। उस गलती को सुधारने के लिए नेटवर्क में एक नई एंट्री, मतलब एक नया ट्रांजैक्शन जोड़ना पड़ता है जो ये स्पष्ट करता है कि पिछली एंट्री के प्रभाव को उल्टा किया जा रहा है। अच्छा, तो इससे एक पारदर्शी ऑडिट ट्रेल बन जाती है जो कभी मिटती नहीं। बिल्कुल। और यहीं से ट्रस्टलेस वातावरण की शुरुआत होती है। एक ऐसी दुनिया जहां किसी इंसानी प्रशासक की ईमानदारी पर निर्भर रहने के बजाय सिस्टम की अखंडता शुद्ध गणितीय प्रमाणों द्वारा सुनिश्चित की जाती है। संस्थागत प्रतिष्ठा की जगह अब गणित ने ले ली है। हाँ, बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव है, लेकिन एक सवाल जो तुरंत जहन में आता है, अगर कोई सेंट्रल एडमिन है ही नहीं, कोई बॉस नहीं है जो ये तय करे कि क्या सही है, तो दुनिया भर में फैले हुए अनगिनत अनजान कंप्यूटर एक ही सच पर सहमत कैसे होते हैं? ये एक बहुत लाजमी सवाल है। मतलब कोई तो अदृश्य दीवार होगी जो इस नए बही खाते की रक्षा करती है। उस अदृश्य दीवार का नाम है क्रिप्टोग्राफी। बिना किसी प्रशासक के जिस सच को कायम रखने की हमने बात की, उसे सुरक्षित रखने का पूरा जिम्मा क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन उठाते हैं। हैश फंक्शन? हाँ, जिनमें विशेष रूप से SHA-256 का उपयोग होता है। इसे एक ऐसी मशीन के रूप में देखा जा सकता है जो किसी भी जानकारी का एक यूनिक डिजिटल फिंगरप्रिंट तैयार करती है। अच्छा। ये पूरी तरह से डिटर्मिनिस्टिक है। इसका मतलब है कि चाहे इसमें एक छोटा सा शब्द डाला जाए या पूरी दुनिया की एनसाइक्लोपीडिया
ये मशीन हमेशा एक तय लंबाई की स्ट्रिंग ही बाहर निकालेगी। यहाँ आकर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि इस हैशिंग प्रक्रिया का सबसे शक्तिशाली हिस्सा वो है जिसे एवलांच इफेक्ट या हिमस्खलन प्रभाव कहा जाता है। हाँ, बिल्कुल। मतलब पहाड़ से गिरने वाले बर्फ के एक छोटे से टुकड़े की तरह जो नीचे आते आते एक भयानक तूफान बन जाता है। अगर इनपुट डेटा का एक बिट भी बदल दिया जाए, एक मामूली सा कॉमा भी इधर से उधर हो जाए, तो बाहर निकलने वाला पूरा का पूरा हैश पूरी तरह से बदल जाएगा। ये एकदम सही पकड़ा आपने। और यही एवलांच इफेक्ट वो गोंद है जो ब्लॉकचेन को आपस में जोड़ कर रखता है। वो कैसे? देखिए, ब्लॉकचेन के प्रत्येक ब्लॉक में एक ब्लॉक हेडर होता है। बिटकॉइन के मामले में यह हेडर 80 बाइट्स का होता है। इस हेडर के अंदर पिछले ब्लॉक का पूरा हैश मौजूद होता है। अच्छा, तो सब जुड़े हुए हैं। हाँ, अगर कोई हैकर 100 ब्लॉक पीछे जाकर किसी पुराने ट्रांजैक्शन का एक नंबर बदलने की कोशिश भी करे, तो उस छोटे से बदलाव के कारण उस विशिष्ट ब्लॉक का हैश तुरंत बदल जाएगा। और क्योंकि वो हैश अगले ब्लॉक से जुड़ा है, तो आगे के सभी ब्लॉक सामान्य हो जाएंगे। बिल्कुल, ये एक अटूट जंजीर बन जाती है। इसके साथ ही एक ब्लॉक के अंदर हजारों ट्रांजैक्शंस को व्यवस्थित करने के लिए मर्कल ट्री का उपयोग किया जाता है। हाँ, स्रोतों में इस मर्कल ट्री के कार्यप्रणाली का जो विवरण है, वो कंप्यूटर की किसी जिप फाइल की तरह प्रतीत होता है। बहुत स्मार्ट है ना? मतलब इसमें एक ब्लॉक के सभी ट्रांजैक्शंस को बार बार हैश करके जोड़े में मिलाया जाता है, जब तक कि वे सिकुड़कर एक सिंगल हैश यानी मर्कल रूट नहीं बन जाते। बिल्कुल सही। इसका सबसे बड़ा फायदा उन लाइटवेट क्लाइंट्स को होता है, जैसे कि हमारे साधारण मोबाइल फोन। उन्हें पूरा भारी भरकम ब्लॉक डाउनलोड करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। हाँ, वे सिर्फ इस मर्कल रूट के माध्यम से पूरे डेटा की प्रामाणिकता को वेरीफाई कर सकते हैं। ये इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है। लेकिन देखिए, हैशिंग तो डेटा को छेड़छाड़ से बचा लेती है। एक और बुनियादी समस्या का समाधान अभी बाकी है। कौन सी समस्या? ये कौन तय करेगा कि जो डेटा या पैसा भेजा जा रहा है वो वास्तव में उसी व्यक्ति का है जो दावा कर रहा है? राइट। इस समस्या को सुलझाने के लिए पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी को मैदान में उतारा जाता है। अच्छा। आधुनिक ब्लॉकचेन नेटवर्क जैसे बिटकॉइन और इथेरियम ECDSA एल्गोरिदम का उपयोग करते हैं। यह SEC P256K1 नामक एक विशेष कर्व पर आधारित है। नाम तो काफी जटिल लग रहा है। नाम जटिल है, लेकिन काम बहुत साफ है। पारंपरिक एन्क्रिप्शन की तुलना में यह बहुत छोटे साइज की डिजिटल कीज बनाता है, लेकिन इसकी सुरक्षा का स्तर कहीं अधिक होता है। तो यूजर इसका इस्तेमाल कैसे करता है? ट्रांजैक्शन करने वाला व्यक्ति अपनी एक सीक्रेट प्राइवेट की के माध्यम से उस डेटा पर अपना डिजिटल सिग्नेचर करता है। ये तकनीकी ढांचा सुनने में तो बहुत ही अभेद्य लगता है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पुशबैक भी बनता है। वो क्या? अगर ये SEC 256K1 कर्व इतना ही सुरक्षित है कि दुनिया का कोई भी सुपर कंप्यूटर इसे क्रैक नहीं कर सकता, तो इसका सीधा सा अर्थ ये भी है कि अगर किसी की प्राइवेट की गलती से खो जाए तो उसके फंड हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। हाँ, क्योंकि इस विकेंद्रीकृत दुनिया में बैंकों की तरह पासवर्ड रीसेट का कोई विकल्प तो होता ही नहीं है। मैं बता रही हूँ, ये इस तकनीक का सबसे कठोर और निर्मम सत्य है। बाप रे। इसके पीछे एक अत्यंत जटिल गणितीय समस्या काम करती है, जिसे इलिप्टिक कर्व डिस्क्रीट लॉगरिथम प्रॉब्लम कहते हैं। यह सिद्धांत स्पष्ट करता है कि किसी की पब्लिक की को देखकर उसकी प्राइवेट की का अनुमान लगाना कंप्यूटर के लिए असंभव है। ये एक तरफा रास्ता है। तो यही इसकी सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ा जोखिम भी। बिल्कुल। चाबी खोने का मतलब है ताले का हमेशा के लिए बंद हो जाना। हालांकि जब सिस्टम सुचारू रूप से काम करता है तो यह 3 चीजें पक्की करता है। ऑथेंटिकेशन मतलब भेजने वाले की असली पहचान, इंटीग्रिटी यानी रास्ते में डेटा के साथ कोई छेड़छाड़ ना होना, और नॉन रिप्यूडिएशन जिसका अर्थ है कि एक बार ट्रांजैक्शन होने के बाद कोई मुकर नहीं सकता। सही है। डेटा को सुरक्षित करने की पूरी गणितीय प्रक्रिया तो साफ हो गई, लेकिन अब एक व्यवहारिक चुनौती सामने आती है। हाँ। ये डेटा, ये सारे ट्रांजैक्शंस दुनिया भर में फैले उन हजारों नोड्स या कंप्यूटरों तक पहुंचते कैसे हैं? इसके लिए नेटवर्क गॉसिप प्रोटोकॉल का सहारा लेता है। गॉसिप प्रोटोकॉल मतलब अफवाह फैलाने वाला प्रोटोकॉल। हाँ, इसका नाम ही इसके काम को परिभाषित करता है। इसे किसी दफ्तर में फैलने वाली उस तेज अफवाह से जोड़कर समझा जा सकता है जो एक व्यक्ति से दूसरे और दूसरे से 4 लोगों तक पहुंचती है। अच्छा, मतलब कंप्यूटर विज्ञान की दुनिया में इसे एपिडेमिक स्प्रेडिंग, बिल्कुल किसी महामारी के फैलने की तरह।
तो नेटवर्क पर इतना भारी बोझ पड़ेगा कि पूरा सिस्टम ठप हो जाएगा। तो फिर ये कैसे काम करता है? इसके बजाय पुश वर्सेस पुल मॉडल का इस्तेमाल होता है। एक नोड अपने कुछ रैंडम पड़ोसी नोड्स को नई जानकारी देता है, वे आगे कुछ और लोगों को, और ये सिलसिला चलता रहता है। और स्रोतों में दर्ज इसका गणितीय आंकड़ा तो बेहद हैरान करने वाला है। हाँ बिल्कुल। 25,000 नोड्स वाले एक विशाल नेटवर्क में भी कोई भी नई जानकारी केवल 15 राउंड की गॉसिप में नेटवर्क के आखिरी कंप्यूटर तक पहुंच जाती है। बिल्कुल सही। साथ ही एंटी एंट्रोपी की मदद से यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि कोई भी नोड जानकारी पाने से छूट ना जाए। लेकिन देखिए, जानकारी का पूरे नेटवर्क में सफलतापूर्वक फैल जाना केवल आधी लड़ाई है। तो दूसरी आधी लड़ाई क्या है? सबसे बड़ी चुनौती है उस जानकारी के सत्य होने पर सर्वसम्मति या कंसेंसस बनाना। इसे बाइजेंटियन जनरल्स प्रॉब्लम के नाम से जाना जाता है। बाइजेंटियन जनरल्स? हाँ, एक ऐसी स्थिति की कल्पना कीजिए जहां कुछ सेनापति एक शहर को घेर कर खड़े हैं। उन्हें एक ही समय पर हमला करने का निर्णय लेना है, लेकिन उनके बीच कुछ गद्दार भी हैं जो जानबूझकर गलत संदेश भेज रहे हैं। ओह, तो ब्लॉकचेन नेटवर्क को भी ठीक इसी तरह कुछ धोखेबाज नोड्स की मौजूदगी के बावजूद एक सही फैसले पर पहुंचना होता है। एकदम सही। और इस ऐतिहासिक समस्या को सुलझाने का सबसे पहला तरीका था प्रूफ ऑफ वर्क या POW, जो बिटकॉइन का आधार है। इसमें माइनर्स उसी SHA 256 हैश में लीडिंग जीरो लाने के लिए नॉन्स नाम के एक रैंडम नंबर को लगातार बदलते रहते हैं। ये कोई बुद्धिमानी का काम नहीं है, बल्कि एक ब्रूट फोर्स गेम है। मतलब इसमें कंप्यूटर की बेतहाशा ताकत और ऊर्जा की भारी खपत होती है। जो सबसे पहले सही नॉन्स ढूंढ लेता है, उसे नया ब्लॉक जोड़ने का अधिकार मिल जाता है। बिल्कुल, लेकिन ऊर्जा की इस भारी खपत ने एक बहस को जन्म दिया, जिससे प्रूफ ऑफ स्टेक या POS सामने आया। इसमें क्या अलग है? इस नई प्रणाली में कंप्यूटर की अंधी ताकत की जगह आर्थिक इंसेंटिव का उपयोग होता है। वैलिडेटर्स को भारी बिजली फूंकने की जरूरत नहीं होती, वे नेटवर्क के टोकन को स्टेक करते हैं। मतलब गिरवी रखते हैं। हाँ, और अगर कोई वैलिडेटर धोखाधड़ी की कोशिश करता है तो स्लैशिंग के नियम के तहत उसका दांव पर लगा पैसा काट लिया जाता है। ये आर्थिक दंड सिस्टम को ऊर्जा कुशल बनाता है। अच्छा, और जो प्राइवेट नेटवर्क्स होते हैं उनके लिए भी तो कुछ मैकेनिज्म है ना? PBFT और RAFT। हाँ बिल्कुल। स्रोतों में बताया गया है कि PBFT एक 3 चरणीय वोटिंग प्रक्रिया है जो 1/3 खराब नोड्स तक को संभाल सकती है, जबकि RAFT केवल क्रैश फॉल्ट टॉलरेंट है, मतलब बिना धोखेबाज नोड्स वाले नेटवर्क के लिए। एकदम सही। तो आखिर इस सब का क्या मतलब है? अगर POW इतनी ज्यादा बिजली खा रहा है तो क्या सारा नेटवर्क धीरे धीरे POS या उन स्लैशिंग वाले पेनल्टी सिस्टम की तरफ जा रहा है? इससे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है, और ये ब्लॉकचेन डिजाइन का सबसे बड़ा ट्रेड ऑफ है। POW की बेजोड़ सुरक्षा इस बात पर टिकी है कि नेटवर्क पर हमला करने के लिए दुनिया के आधे से ज्यादा कंप्यूटरों से भी अधिक ताकत चाहिए, जो कि लगभग असंभव है। और POS में? POS में सुरक्षा आर्थिक है। जिनके पास सबसे ज्यादा टोकन है वे खुद नेटवर्क की रक्षा करेंगे, क्योंकि उनके पैसे दांव पर लगे हैं। लेकिन एक खतरा तो दोनों पर मंडराता है, 51% अटैक। बिल्कुल, अगर कोई एक संस्था 51% हिस्से पर नियंत्रण कर ले तो वह इतिहास बदल सकती है और डबल स्पेंडिंग कर सकती है। बाप रे। अच्छा, अब तक का पूरा विश्लेषण सिर्फ एक लेजर या बही खाते के इर्द गिर्द घूम रहा था, लेकिन ब्लॉकचेन सिर्फ पैसे के लेन देन तक सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं, इसमें प्रोग्रामेबल लॉजिक भी जुड़ गया है। इथीरियम जैसे नेटवर्क्स के उदय ने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को जन्म दिया। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट शब्द को लेकर एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये कोई कानूनी दस्तावेज नहीं है, ना ही इसमें वकीलों का कोई दखल है। तो फिर ये है क्या? ये सिर्फ ब्लॉकचेन पर मौजूद कोड है जो शर्त पूरी होने पर खुद ब खुद चल जाता है। इन्हें सॉलिडिटी जैसी भाषा में लिखा जाता है और इन्हें EVM यानी इथीरियम वर्चुअल मशीन चलाती है। हाँ, ये EVM एक 256 बिट वर्ड साइज वाली मशीन है, लेकिन यहाँ एक खतरा हॉल्टिंग प्रॉब्लम का भी आता है, राइट? हाँ, अगर कोई ऐसा कोड लिख दे जो कभी खत्म ही ना हो तो पूरा नेटवर्क हमेशा के लिए क्रैश कर सकता है। और इसी से बचने के लिए गैस मैकेनिक्स का आविष्कार किया गया। बिल्कुल। मतलब इस गैस प्रणाली को एक ऐसी टैक्सी के मीटर की तरह देखा जा सकता है जो तभी तक चलती है जब तक यात्री के पास पैसे हैं। पैसे खत्म होते ही टैक्सी वहीं रुक जाती है, जिससे सड़क पर जाम नहीं लगता। बहुत ही सटीक उदाहरण है। EVM पर हर ऑपरेशन की एक कीमत तय है।
गैस खत्म होते ही मशीन रुक जाती है और जो कुल फीस होती है उसमें बेस फीस हमेशा के लिए बर्न हो जाती है। लेकिन इससे एक नई समस्या पैदा हो गई। ईवीएम पर सब कुछ करना इतना महंगा और धीमा हो गया कि ब्लॉकचेन को अपनी मोनोलिथिक बनावट को तोड़कर मॉड्यूलर बनना पड़ा। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो ईवीएम को जानबूझकर सीमित रखा गया था ताकि हर नोड बिना ओवरलोड हुए वेरीफाई कर सके। लेकिन मॉड्यूलर आर्किटेक्चर ने काम को बांट दिया। एग्जीक्यूशन लेयर में रोलअप्स ऑफ चेन ट्रांजैक्शन तेजी से प्रोसेस करते हैं और डेटा अवेलेबिलिटी लेयर सिर्फ डेटा स्टोर करने पर फोकस करती है। बिल्कुल। और इन्हीं रोलअप्स को तेज बनाने के लिए जीरो नॉलेज प्रूफ्स या जीकेपीस का इस्तेमाल हो रहा है। ये सच में जादू जैसा लगता है ना? बिना जानकारी दिखाए ये साबित करना कि आपके पास सही जानकारी है। लेकिन जरा सोचिए, अगर किसी रेगुलेटेड बैंक में ये लागू हो और वहां तकनीकी गड़बड़ी से साइलेंट फेलियर हो जाए तो क्या होगा? बिना ऑडिट ट्रेल के ये तो अनुपालन अधिकारियों के लिए एक बड़ा बुरा सपना साबित होगा। ये आज के समय का सबसे बड़ा तकनीकी टकराव है। जीकेपीज प्राइवेसी बढ़ाते हैं लेकिन संस्थागत ऑडिटेबिलिटी के लिए सिर दर्द है। अगर बग आ गया और फंड गायब हो गए तो धोखाधड़ी का पता लगाना लगभग नामुमकिन होगा। यही साइलेंट फेलियर है। और इन तकनीकी बातों के बीच तकनीक के सबसे मानवीय पहलू गवर्नेंस पर आना जरूरी है। बिल्कुल। क्योंकि कोड चाहे कितना भी एडवांस हो, नियम तो इंसानी बनाते हैं। और जहां इंसान है वहां सिस्टम को मोड़ने के अटैक वेक्टर्स भी है। हाँ, ऑन-चेन गवर्नेंस में नियम सीधे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में होते हैं, लेकिन इसमें प्लूटोक्रेसी का खतरा है। मतलब अमीर वेल्स नेटवर्क को कंट्रोल कर सकते हैं। ये कितनी बड़ी विडंबना है। जो सिस्टम पूरी तरह से विकेंद्रीकरण के वादे के साथ शुरू हुआ था, वो चंद वेल्स की कठपुतली बन सकता है। इसीलिए बिटकॉइन और इथीरियम आज भी ऑफ चेन गवर्नेंस पर चलते हैं, जहां सोशल कंसेंसस काम आता है। ये धीमा है और इसमें हार्ड फॉक का खतरा रहता है। साथ ही सिबिल अटैक और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बग्स का भी डर होता है। तो इस रस्साकशी के बावजूद ये स्पष्ट है कि ब्लॉकचेन सिर्फ डिजिटल करेंसी नहीं रहा। ये आज मॉड्यूलर आर्किटेक्चर और जी के प्रूफ्स पर आधारित वैश्विक ढांचा बन चुका है। सुनने वालों के लिए ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि चाहे वित्त हो या स्वास्थ्य सेवा, गणित पर आधारित सिंगल शेयर्ड रियलिटी भविष्य की नींव बनने जा रही है। एकदम सही। ये जानकारी लोगों को सतह पर तैरने वाले हाइप से बचाकर असली तकनीकी वास्तविकता दिखाती है। बिल्कुल। तो आज की चर्चा का समापन एक विचार के साथ करते हैं। जिज्ञासुओं के लिए यह सोचना दिलचस्प होगा कि अगर ब्लॉकचेन पूरी तरह से गणित के अडिग नियमों पर चलता है, लेकिन उसके अपग्रेड इंसानी सामाजिक सहमतियों पर निर्भर करते हैं, तो भविष्य में हमारे डेटा की असली कमान किसके हाथ में होगी? मशीन के अटूट कोड के पास